आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह है 25 सितंबर का दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। बिहार चुनावों की तारीख आ गई है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। बात करेंगे कि कोरोना के दौर में इस चुनाव में खास क्या होगा और दोनों पक्ष जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ेंगे या भिड़ेंगे, उनका चुनावी नैरेटिव क्या होगा। फार्म बिल्स के विरोध में आज किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। बंद का असर कैसा रहा और अब यहाँ से किसानों का ये आंदोलन किस ओर जा सकता है। और आखिर में बात होगी झारखंड की उस ट्राइबल कम्युनिटी की जिसका एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुआ है। बताएंगे कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन पहले हेडलाइंस के साथ प्रतीक वाघमारे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में यहां मतदान होंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर तक चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। कोरोना से संक्रमित लोग भी वोट कर पाएंगे। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित वोट डाल सकेंगे, जिनके लिए अलग व्यवस्था होगी। इस बार एक बूथ पर केवल 1000 ही मतदाता होंगे। पीपीई किट, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और फेस शील्ड को भी उपयोग में लाया जाएगा। 74 साल की लेजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम किया। पंजाब, हरियाणा और बिहार में सड़क मार्ग प्रभावित रहा। किसान रेलवे ट्रैक पर भी डटे रहे और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। देश में कोरोना वायरस के केस 58 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 86,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। 27 जुलाई 2019 को करण जौहर के घर की पार्टी अब एनसीबी की जांच के दायरे में आ सकती है। एनसीबी को शक है कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। एनसीबी की रडार पर इस पार्टी में मौजूद लोग भी आ सकते हैं। ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का एक अहम मुकदमा जीत लिया है। 20,000 करोड़ रुपए का ये मामला रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि वोडाफोन पर भारत सरकार द्वारा डाली गई कर देनदारी भारत और नीदरलैंड के बीच के निवेश समझौता का उल्लंघन है। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। कोई क्या खाकर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग सिखाएगा, वो खुद ही अपने रहन सहन में हाइजीन का ख्याल रखते हैं। ये शेर नहीं है, गद्य ही है, भले ही पढ़ते हुए आपको ऐसा लगा। ये कुछ ऐसे लोग हैं, एक ऐसा समुदाय है जिसके एक भी व्यक्ति को कोरोना वायरस अब तक शिकार नहीं बना सका है। तो ये है झारखंड का ताना भगत समुदाय, जिसके बारे में आज दिन भर में बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं, शुरुआत तो बिहार चुनावों से ही आज होगी। चुनाव आयोग ने तारीखें बता दी हैं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और क्या होगा इन चुनावों में, सुनिए आज तक रेडियो संवाददाता नीरज गुप्ता को। तो कोरोना काल के इस चुनाव में बिहार, जो कि बाढ़ और कोरोना की दोहरी मार झेल रहा था, वहां अब चुनावों का शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है। अब तमाम राजनीतिक दल जो है वो वोटरों को लुभाने के लिए पूरे दल बल के साथ निकलेंगे। बिहार में इस बार 3 फेजेस में चुनाव होंगे। पहला फेज जो है उसकी वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर को होगी और तीसरे फेज की वोटिंग जो है वो 7 नवंबर को होगी। और नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे 10 नवंबर को, यानी दिवाली से पहले और छठ से पहले चुनाव का ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो 3 फेजेस में जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे पहले जो पहला फेज होगा उसमें 71 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे फेज में 94 सीटों पर और तीसरे फेज में 78 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज में जहां वोटिंग होनी है वो सुरक्षा के नजरिए से वो 16 जिले वो हैं जहां पर जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, यानी जो सुरक्षा बल हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो सबसे पहले वहां तैनात होंगी।
होंगी और फिर वहां वोटिंग करवाने के बाद वो बाकी जगहों पर जाएंगे। 10 जिले ऐसे हैं जहां 2 चरणों में चुनाव होंगे, सेकंड और थर्ड फेज में। यानी कि वहां पहले फेज में जहां चुनाव हो जाएंगे उन जिलों में पूरी वोटिंग हो जाएगी, लेकिन दूसरे और तीसरे फेज में 10 जिले रिपीट करेंगे। कुछ सीटों पर दूसरे फेज में और कुछ सीटों पर तीसरे फेज में चुनाव होंगे। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी। इन जिलों में 2 फेजेज में चुनाव होंगे। खास बात यह है कि आमतौर पर बिहार में 5 से 6 फेजेज में चुनाव होते रहे हैं, लेकिन यह कोरोना काल है। सबसे बड़ी बात है कि यह कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आप इसे कह सकते हैं। बिहार चुनाव में इस बार जो लोग वोटिंग डालेंगे, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, वो आने वाले सालों में ये बता पाएंगे बड़े गर्व के साथ कि कोरोना काल में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में उन्होंने वोटिंग की थी। चूंकि कोरोना काल है तो बहुत सारी सावधानियां भी बरती गई हैं और उन सावधानियों में ये है कि जो रोड शोज होंगे, नुक्कड़ सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, उम्मीदवारों के साथ जो भीड़ चलेगी, रोड शोज के अंदर जो व्हीकल्स होंगे, इन सब पर पाबंदियां लगाई गई हैं। जो वोटिंग टाइम है उसे भी 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले जो वो 7 से 5 बजे तक होता था वो 7 बजे से 6 बजे तक होगा। उसकी वजह यह है कि पोलिंग स्टेशन की तादाद बढ़ाई गई है। जो कोरोना संक्रमित, कोरोना से पीड़ित जो मरीज हैं वो भी अपने वोट डाल पाएं, इसका इंतजाम किया गया है। हाँ, हालांकि उन लोगों को, उन वोटरों को अपने वोट सबसे आखिर में डालने होंगे, जब उनके पोलिंग स्टेशन पर बाकी तमाम वोटर वोट डाल चुके होंगे। उसके बाद कोरोना पीड़ित जो लोग हैं वो अपना वोट डाल पाएंगे। और सुरक्षा इंतजामों के तहत, आमतौर पर जब हम चुनावों में सुरक्षा इंतजामों की बात करते थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस की या फिर पुलिस की बात होती थी, लेकिन इन चुनावों में सुरक्षा इंतजामों के जो सिपाही हैं वो है सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड्स, पीपीई किट। तो 7 लाख से ज्यादा सैनिटाइजर यूनिट, 43 लाख से ज्यादा मास्क, 6 लाख से ज्यादा पीपीई किट, 8 लाख के करीब फेस शील्ड, ये सब चुनाव आयोग इनका इंतजाम करेगा। जो वोटर हैं उन्हें भी वोटिंग मशीन को छूने के लिए खास ताकीद होगी, उन्हें ग्लव्स डालने होंगे। 29 नवंबर वो तारीख है जब विधानसभा की मियाद खत्म हो रही है, यानी 29 नवंबर से पहले नई सरकार बन जानी है। तो बिहार के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि इस बात का ख्याल रखा गया है कि दिवाली से पहले और छठ से पहले जो है वो वोटिंग का पूरा काम निपट जाए। और छठ के बाद भी इतने दिन दिए गए हैं, 8-9 दिन दिए गए हैं कि जो उठापटक होनी है, अगर क्लियर कट मैंडेट आ जाता है तब तो कोई उठापटक नहीं होती है, लेकिन अगर क्लियर कट मैंडेट नहीं आता है तो अगर कोई उठापटक होनी है तो वो भी हो जाए और 29 नवंबर तक सरकार बन जाए, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता नीरज गुप्ता। बिहार में 243 सीटें हैं और एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की ओर से, और दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव के पोस्टर नजर आते हैं। कोरोना महामारी के बाद जब इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है, नौकरियां जा रही हैं, आमदनी कम हो रही है और ये ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, ऐसे दौर में बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है। इसलिए ये भी बहुत सारे लोग देखेंगे कि क्या सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिहाज से कोई संकेत इस चुनाव से निकलते हैं। आज तक .in के एडिटर हैं पाणिनी आनंद, आज तक रेडियो पर आप उन्हें सुनते ही हैं अक्सर। उनसे मैंने बात की और पूछा कि इस बार दोनों पक्ष किस नैरेटिव के साथ वोट मांगने उतरेंगे। नैरेटिव की भी स्थिति जो है लगभग फिक्स है बिहार में, और एक नैरेटिव मीडिया के माध्यम से ऑलरेडी आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, आत्महत्या जो भी है उसको लेकर के, तो उसकी एक भूमिका होगी। लेकिन जाहिर है कि ये जो नैरेटिव है ये बहुत ही अर्बन नैरेटिव है, और ये जो प्राइड की कहानी है ये गांव तक, कस्बे तक नहीं चलने वाली है। मतलब वहां पे ये नैरेटिव मेन नैरेटिव नहीं होगा। वहां पे कैसे नैरेटिव होगा? तो वहां पे नैरेटिव ये होगा कि जो अपोजिशन है वो बार बार ये कहना चाहेगा कि नीतीश कुमार ने पिछली बार के गठबंधन और जनादेश के साथ धोखा किया, वो इसको छोड़ करके, इस गठबंधन को तोड़ करके आगे बढ़ गए। सत्ता पक्ष की तरफ से जो नैरेटिव होगा उसमें नीतीश कुमार की अपनी छवि, अपना कामकाज और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री के कामकाज और छवि, इसके आधार पे चीजें होंगी। नैरेटिव में नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे भाजपा अति शक्तिशाली होते हुए भी राज्य में पूरी तरह से नीतीश को ही पोस्टर में ज्यादा बड़ी जगह देना उचित समझ रही है। तेजस्वी चाह रहे हैं कि वो इस चुनाव में अपने परिवार, अपने पिता
इनकी जो थाती है, इनकी जो करनी है, उस हैंगओवर से निकल करके और उस बैगेज से निकल करके वो नए तरह की राजनीति का संकेत देने की कोशिश करें। विपक्ष के पास सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि विपक्ष में कोई एकजुटता दिखती नहीं है। जो नाम के लिए कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ दिखाई दे रही है, वो उत्तर भारतीय राज्यों में खास करके ये जो मुख्य धारा के गंगा पट्टी के जो दोनों राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां पे वो खुद एक तरह से डायलिसिस पे है। तो कांग्रेस के साथ आरजेडी का जाना कितना चमत्कार कर पाएगा, कितना वो टर्निंग पॉइंट बनेगा, ये कह पाना मुश्किल है। आज की तारीख में कोई स्पष्ट एक नैरेटिव या कोई एक स्पष्ट नारा देखने को नहीं मिलता है 2015 की तुलना में। और उसकी बड़ी वजह ये है कि पिछले चुनाव में भाजपा के बैगेज और जो केंद्र सरकार की गतिविधियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन सब पे अटैक करते हुए नीतीश और लालू दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव बिहार वर्सेस आउटसाइडर चुनाव बन गया था। इस बार बिहारी वर्सेस बिहारी वो चुनाव है। पाणी जी, इस बार बिहार चुनाव के साथ क्या कोई एक्स फैक्टर आप देखते हैं? जैसे 2015 के चुनाव जब हुए थे, पिछले विधानसभा चुनाव, तो आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन था वो अपने आप में एक एक्स फैक्टर था, क्योंकि वो गणित के लिहाज से एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया था कि बीजेपी और जेडीयू को कोई मौका नहीं मिला था। नरेंद्र मोदी की लहर के बीच भी वो गठबंधन विजयी हुआ। वो बात और है कि वो गठबंधन टिका नहीं और सरकार भी बीच में बदल गई। लेकिन इस बार क्या कोई ऐसा एक्स फैक्टर आपको दिखता है इन चुनावों में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत केस की भी बिहार में बड़ी चर्चा है? बिल्कुल। तो जो जनपद के मुख्यालय हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं बिहार के, वहां पे तो वो थोड़ा सा फैक्टर डिस्कशन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वो मतों में कन्वर्ट होगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक भूमिका बनाने में, एक माहौल बनाने में तो इस तरह की चीजें काम आती ही हैं। लेकिन इनकी सीमा उसी तरह से है जिस तरह से पिछली बार 2015 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के आई हुई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार की एक लहर हमें पटना में महसूस होती थी, लेकिन पटना से जैसे ही गंगा का पुल पार करते हैं वो लहर धीरे धीरे गायब होती दिखाई देती थी और लगता था कि यहाँ पे वो लहर वाला मामला है ही नहीं। इस बार का जो नैरेटिव है और इस बार का जो पूरा चुनाव है वो दरअसल अपोजिशन के पक्ष का चुनाव नहीं है, वो इस बार मूल्यांकन का चुनाव ज्यादा है। और उस मूल्यांकन में दो लोगों की पॉलिसीज और उनके कामकाज का मोटा मोटा आकलन करके लोग अपना मत तय करेंगे। उनमें एक हैं राज्य के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के चेहरे नीतीश कुमार जी, और दूसरे हैं केंद्र सरकार में अगवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन दोनों की कार्यप्रणाली, इन दोनों की कार्यशैली और इन लोगों की पॉलिसीज, जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इन्होंने बिल्ड की हैं, उससे बहुत सारी चीजें तय होंगी। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस अलायंस के बाद में जो पूरा का पूरा अपोजिशन का स्कोप है वो इसी में है कि लोग कितना इनको खारिज करके एक साथ आते हैं। आप अगर गौर करें तो अपोजिशन भी अपनी महत्ताओं और अपनी घोषणाओं पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। अपोजिशन का सारा चुनाव फिलहाल इस पर केंद्रित है कि कैसे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नाकामियों या उनकी गलत नीतियों को या उनकी नीतियों से हुए नुकसान को, जिसमें बात कोरोना से लेकर बाढ़ तक होगी, बेरोजगारी से लेकर के माइग्रेशन तक होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के नौकरियों तक होगी, किसानों से लेकर के, और फिर जो तमाम सारे जातीय समीकरणों की पैरोकारी है वहां तक होगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर वो इनको घेरने की कोशिश करेंगे और सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को, अपने कामकाज को, अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के लोगों के बीच में जाएगा। ये थे पाणिनी आनंद, बता रहे थे कि बिहार में विपक्ष नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और नीतियों पर हमले की रणनीति बनाए रखेगा। अगली खबर, किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया था, जिसका कुछ राज्यों में कहीं कहीं असर देखने को मिला। वहाँ ज़्यादा असर देखने को मिला जहाँ इन प्रदर्शनों को राजनीतिक ताकत भी मिली, यानी विपक्ष के जो राजनीतिक दल थे वो जब इनके समर्थन में आए तो वहाँ ये प्रदर्शन कुछ अधिक ताकतवर दिखे। जैसे पंजाब, हरियाणा और बिहार, जो कृषि बिल सरकार लेकर के आई है, 3 कृषि बिल, जिन्हें अभी मॉनसून सत्र में सरकार ने सदन में बिना चर्चा के पास किया विपक्ष के भारी हंगामे के बीच, उनका किसान विरोध कर रहे हैं।
पंजाब के अमृतसर में किसानों ने रेल रोको अभियान चलाया, रेल की पटरियों पर किसान लेटे और बैठे हुए दिखाई दिए। बिहार के हाजीपुर में भी असर दिखा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर रैली निकाली, खुद ट्रैक्टर चलाते हुए वो दिखे। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी किसानों ने चक्का जाम किया, हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन दिखे, पंजाब के संगरूर में बाज़ार बंद रहे। लेकिन प्रदर्शन की सबसे ज़्यादा खबरें पंजाब से आईं। वहाँ से विपक्ष के इन दो नेताओं को सुनिए। पहली आवाज़ जो है वो वहाँ के एक स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता की है और दूसरे संदीप जाखड़ हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। बीजेपी सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि जो आप लोगों को गुमराह करके आपने किसान विरोधी और किसान मारू बिल पास किया है, ये मैं राष्ट्रपति जी को बोलना चाहूँगा भी अभी भी मौका है। और आज हमारी जो लड़ाई शुरू हुई है वो हमारे आने वाली किसानी को, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए शुरू हुई है। और अब तेजस्वी यादव को भी सुन लीजिए। इन प्रदर्शनों की जो पहली लॉजिकल परिणति है वो चुनावों में इनका इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए बिहार में विपक्ष इन किसानों के साथ दिखा, कई जगहों पर लीड करते हुए दिखा। ट्रैक्टर रैली के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा कि सरकार ने अपने फंडदाताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अन्नदाताओं को कठपुतली बना दिया है। और उसके बाद वो ये बोले, नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वप्रिय ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तेजस्वी यादव ने बीते कुछ साल में लालू यादव की भाषण की जो मज़ेदार शैली है उसका बीच बीच में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उस पर कभी और फुर्सत से बात करेंगे। जो किसानों का ये प्रदर्शन था, इस पर हमारे आज तक रेडियो के साथी नितिन ठाकुर सुबह से नज़र रखे हुए थे। मैंने उनसे बात की और पहले आज के भारत बंद के असर के बारे में पूछा। कुलदीप, बंद तो पूरे भारत में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश बंद ही रहा हो। हाँ, कई राज्यों में इसका असर ठीक ठाक था। जाहिर है इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो इस बंद का समर्थन कर रही हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये विपक्ष में है। अब 2 मिनट दीजिए, आपको हालात बताता हूँ। जैसा कि आपने कहा भी है कि पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा असर दिखा। अब देखिए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन पहले से चल रहा है। सुबह से ही किसान पटरियों पर बैठे दिखे। जालंधर के फिल्लौर में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। जीरकपुर में चंडीगढ़ अंबाला हाईवे जाम कर दिया गया। अकाली दल वहाँ दूसरी बड़ी पार्टी है जो एनडीए में शामिल है। कल तक हरसिमरत कौर बतौर मंत्री केंद्र सरकार का हिस्सा थीं, राज्य में विपक्ष का हिस्सा थीं। इस मुद्दे पर अकालियों ने बीजेपी से अपने हाथ खींच लिए हैं। हरसिमरत का इस्तीफा हो गया है। बादल परिवार रैलियां कर रहा है, किसानों का समर्थन कर रहा है। तो अब ये क्लियर हो गया है किसानों को, जो अकाली दल के वोटर हैं, कि भाई विपक्ष और पक्ष दोनों उनके साथ हैं। एसजीपीसी ने किसानों का समर्थन किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप खुद सोच लीजिए उसका असर कितना ज़बरदस्त है गुरुद्वारों पर। अब हरियाणा की बताऊं, जहां ठीक ठाक असर आपको दिख रहा है। हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार जेजेपी के साथ चला रही है, जिसके डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत से जब आंदोलन को लेकर पूछा गया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, किसी को भी हक है आंदोलन करे, लेकिन बस सीमा ना पार करे। यानी वो बीजेपी की लाइन तो साफ साफ ले ही नहीं रहे। अब पंजाब हरियाणा में चूंकि ट्रेन रोकी जा रही थी, तो नॉर्दर्न रेलवे ने एहतियातन कुछ रेलगाड़ियों को कैंसिल किया। हरियाणा से जुड़ा है दिल्ली। पहले से मालूम था कि किसान दिल्ली की सीमा पर आएंगे, जुटेंगे, नारेबाजी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो यूपी बॉर्डर पर पुलिस का ठीक ठाक जमावड़ा था। किसान आए भी नोएडा में और वहाँ सीमा पर बैठकर खूब नारेबाजी होती रही। ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा पुलिस को। चिल्ला बॉर्डर का तो बुरा हाल था। वेस्टर्न यूपी में पूरे पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ी है, क्योंकि ये दोआब का क्षेत्र है। माना जाता है कि किसान लैंड है, बहुत सारे किसान रहते हैं, गन्ने की खेती होती है। तो माना जा रहा था कि यहाँ से भी आंदोलन बड़ा हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन ने पूरा जोर लगाया भी। बिहार की बात करूं तो दरभंगा में आरजेडी वालों ने प्रदर्शन किया, भैंस पर बैठकर निकले। गया में भी किया। तेजस्वी यादव ने तो पटना में ट्रैक्टर चलाया। हालांकि बिहार में उस तरह का असर दिखाई नहीं दिया। यूपी भी प्रभावित नहीं दिखा खास। महाराष्ट्र से दोपहर को बयान आया कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, यानी वो गठबंधन जो सरकार चला रहा है, इस बिल के सपोर्ट में नहीं है। डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान आया। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने भी कहा कि हम बिल को राज्य में लागू नहीं करने वाले हैं। और हाँ,
आपको याद होगा जंतर मंतर पर तमिलनाडु के कुछ किसान आए थे कुछ महीने पहले, हरे कपड़े पहने हुए थे, हाथों में खोपड़ियां थीं। वो त्रिची में सरकारी दफ्तरों के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते दिखे। बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन ने बोमनहल्ली में प्रदर्शन किया। ये मानना होगा कि दक्षिण में भी वैसा असर नहीं दिखाई दिया जैसा कि उत्तर भारत के कई इलाकों में दिखा है। नितिन, ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब ये बिल्स संसद में पास हो चुके हैं और ये जो भारत बंद था वो एक दिन का था। तो ऐसा लगता तो है नहीं, सरकार के बारे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये सरकार वो नहीं है जो अपने बिल्स पर पुनर्विचार करेगी। तो असल में किसानों की क्या कोई प्रैक्टिकल मांग है कि इतना भर कर ले सरकार, या सरकार से बस ये भरोसा मिल जाए? देखिए कुलदीप, परसों ही हमारी बात संजय सिंह से हो रही थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। आपको याद होगा जब बिल पास हो रहा था राज्यसभा में, तब डिप्टी चेयरमैन के सामने प्रदर्शन हुआ। 8 सांसद निलंबित हुए, उनमें से एक हैं वो। उन्होंने बताया था जब मुझसे बात हुई कि हमारी मांग है बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करें, ये चर्चा के लिए लाया जाए, सभी दलों की बात सुनी जाए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एमएसपी, वो सबसे बड़ा डर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को ये लग रहा है कि उनका वो सहारा छिन जाएगा। ये एक अलग चर्चा हो सकती है कि कितने किसान इससे लाभ लेते हैं, कितने नहीं लेते हैं, बड़ी मामूली सी संख्या है, लेकिन जितनी भी है एक कानून तो है ही। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद इसे लेकर आश्वासन तो दिया है, मगर विपक्षियों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री पर भरोसा है नहीं। आंदोलनकारियों का भी यही कहना है और उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत यदि साफ है तो कानून में एमएसपी को लेकर साफ साफ लिखा जाए कि वो रहेगी, बनी रहेगी। मंडियों को बचाए रखने के लिए भी आंदोलनकारी जो है वो जूझ रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं की जा रही है, नई व्यवस्था का विकल्प दिया जा रहा है। मंडी खत्म नहीं होंगी, बस हुआ यह है कि अब किसान बाध्य नहीं रहेंगे कि पास वाली मंडी में भी अपनी फसल बेचें। पर किसानों को भरोसा नहीं है, किसानों को डर है कि मंडियां खत्म हो सकती हैं, एमएसपी खत्म हो सकती है, और जो उनका रिलेशन आढ़तियों के साथ रहा है, जिस तरह से वो अपनी फसलों का दाम लेते रहे हैं, मुमकिन है कि इसके बाद स्थितियां और ख़राब हो जाएं। तो ये कुछ फिलहाल है। कुलदीप, ये थे हमारे आज तक रेडियो के साथी नितिन ठाकुर। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और झारखंड से आई एक मज़ेदार खबर आपको बताते हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के कुल 75,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, 650 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन प्रदेश की ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी जनसंख्या जो है वो इससे बहुत कम प्रभावित हुई है। झारखंड में 10 ज़िले ऐसे हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। इन ज़िलों का केस लोड में टोटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16.6% ही है कोरोना केसेस के मामले में। यानी पूरे प्रदेश में जितने केसेस आए हैं उसमें से सिर्फ 16.6% केसेस इन 10 ज़िलों में से आए हैं। इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि झारखंड में आदिवासी समुदाय की इम्यूनिटी कहीं बेहतर है, और इससे उनके रहन सहन के तरीक़ों पर भी बात हो रही है। और वो पुरानी बहस आ जाती है यहाँ कि शहरी रहन सहन अच्छा है, जो ज़्यादा सुविधाजनक तो है लेकिन स्वस्थ रखने में उतनी मदद नहीं करता वो लाइफस्टाइल, बल्कि जो प्रकृति के करीब रहने वाला रहन सहन है वो ज़्यादा हाइजीनिक है। इसमें हम कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। इन्हीं समुदायों में से एक है ताना भगत समुदाय, जो दरअसल उरांव जनजाति के लोग हैं। इस समुदाय से अब तक एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्यजीत कुमार रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर बेड़ो ब्लॉक पहुँचे, जहाँ ताना भगत समुदाय के लोग रहते हैं, और वहाँ उनके रहन सहन की आदतें उन्होंने देखी। मैंने सत्यजीत से बात की और उनसे समझा कि कैसे ताना भगत समुदाय कोरोना वायरस से बचा हुआ है। ये अभी जो ये ताना भगत का जो आया है, इनकी जनसंख्या लगभग जो है अब आज के तारीख में 21,000 से ज्यादा है, और लगभग 3400 परिवार अब जो है एग्जिस्टेंस में है। ये ओरांव कम्युनिटी से आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है। और बड़ी बात यह है जो वहां जाने से समझ में आया, इनका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक बेड़ो ब्लॉक है, रांची से 40 किलोमीटर दूर। वहीं जतरा ताना भगत का गांव हुआ करता था, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है एक महती भूमिका निभाई थी। तो वहां जाने से ये पता चलता है, और इनको देखने से, जिनसे गंगा ताना भगत से हमारी बात हुई, वो भी 80 साल के हैं, तो इनका इम्यून बेहद स्ट्रांग है। अब इनके घरों में ना तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं
आज भी इस युग में भी फ्रिज का इस्तेमाल इनके घरों में नहीं होता है। वेंटिलेशन है, घर में अच्छा वेंटिलेशन का इंतजाम इन्होंने किया हुआ है, और सैनिटेशन के ट्रेडिशनल तरीके जो होते हैं उनको ये अडॉप्ट करते हैं। यहाँ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सप्ताह काउडंग, जिसे लोकल डायलेक्ट में हम गोबर कहते हैं, ये जो है साफ सफाई हर जो इनका जो होता है हर सप्ताह ये करवाते हैं। सेल्फ कुक्ड फूड खाते हैं, सब काम जो है गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, तो हर काम अपना खुद से करते हैं। नॉर्मली जो है 2 अनस्टिच्ड पहले ये कपड़े जो है 2 जोड़े कपड़े रखते थे, और वो सफेद, उसका कलर सफेद हुआ करता था ऊपर से नीचे तक। अब इससे उनको, इसका लॉजिक ये है कि अगर सफेद कपड़े पे कोई भी गंदगी होगा तो आप तुरंत उसको आप डिटेक्ट कर लेंगे और उसकी आप साफ सफाई करते हो। वैसे भी आदतन भी ये रोज साफ सफाई करके ही कपड़े पहनते हैं। तो अब ऐसे में इनका साफ तौर से मानना है कि बाहर का हम खाना खाते नहीं हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं तो ड्राई खाना जो है, ड्राई फूड जो है वो हम अपने साथ ले जाते हैं। यानी पूरा देखिए तो एसओपी अभी जो जारी किया गया है कोविड-19 के लिए कि कांटेक्ट कम से कम आप रहिए, एक्सपोजर आपका अगर बाहर के एनवायरमेंट से कम से कम होता है तो आप कहीं ना कहीं आपका जो है आप एक सेफ गार्ड आप गार्डेड रहेंगे। तो ऐसे सूरत में ताना भगत जो है, अब इनकी आदत में जो शुमार था, उसके वजह से ये अभी आज तक बचे हुए। तो हम लोग को समझ में आ रहा है, उन लोगों से जो बातचीत हुई, इतनी आदतें इनकी है वो कहीं ना कहीं इनको कॉन्टैक्टलेस बना कर रखती है बाहर का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे। और यही वजह है कि ग्रीन और क्लीन कल्चर में ये रहते हैं, जिसके वजह से इनकी इम्यून स्ट्रांग है। और एक कि यहाँ पे जो टोटल केसेस है एवं 75,000 जा चुका है और 650 से ज्यादा डेथ हो चुके हैं, लेकिन इनके कम्युनिटी में एक व्यक्ति भी संक्रमित नहीं पाया गया है। इनका इम्यून स्ट्रांग है और इनकी जो आदतें हैं वो इनको अभी तक कोविड-19 से बचा रही है। सत्यजीत, थोड़ा ताना भगत समुदाय के बारे में और बताइए, इनके इतिहास के बारे में, इनकी परंपराओं के बारे में। देखिए, इस इलाके में, झारखंड के इलाके में जो पहले बिहार हुआ करता था, इसको जो है छोटा नागपुर एरिया कहा जाता था। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा के समय से ही, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, उसी वक्त से गुरिल्ला वार जो है कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू हो चुका था। लेकिन उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं अब 1914 से 1919 के बीच ये जो है जतरा ताना भगत के नेतृत्व में इन लोगों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका था। जतरा ताना भगत वही है जिनका जो है एक आदम कद यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। बेड़ो आप जाएंगे तो जो है नजदीक में ही जो जहाँ ताना भगत का कंसंट्रेशन है, जो गांव है जतरा ताना भगत का, वहाँ एक आदम कद उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और वहीं पर जो शहीद हुए थे जितने ताना भगत, उनके जो है नाम भी प्लेक्स लगाए गए हैं, उसमें प्लेक्स में उनके नाम भी हैं। तो 1914 से 1919 के बीच में जो है इन्होंने कॉलोनियल रूल के खिलाफ जमकर आंदोलन किया था। उसके बाद जतरा ताना भगत को पकड़कर जो है जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद जो है उस दरमियान एक रिसर्च और कई वजहों से महात्मा गांधी का यात्रा यहाँ पे लगातार होता था। 1917 में यहाँ आए थे, 1921 में आए थे। बेड़ो का जो इलाका है वहाँ पे एक मैदान में उन्होंने इनको संबोधित भी किया था। तो संबोधित जब किया था तो उनके जो आइडियोलॉजी है महात्मा गांधी की, या फिर जिस तरह से उनका पहनावा था उस वक्त, और जो जीवन को लेकर जो उनके विचारधारा के विजन थे, उसको इन लोगों ने इनकलकेट किया। कहीं ना कहीं इनको लगा कि ये सूट करता है और इस तरह से अगर हम चलें जैसे ये दिखाया रास्ता, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है आजादी के आंदोलन में। तो जीवन में उन्होंने सैक्रिफाइस किया और जीवन के मूल मंत्र को समझा कि ये जो प्रकृति है या सादा जीवन और आपका जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यही होना चाहिए। इनके आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक फैग जो है वो हमेशा ट्रैकर चरखा होता है उसमें, बेसिकली उसमें जो है चक्र नहीं होता है, चरखा होता है। वो हमेशा इनके जो है आंगन में आपको मिलेगा। उसी को वर्शिप करते हैं। थर्सडे इनके पूजा का दिन होता है। बिल्कुल साफ सफाई से ट्राइकलर की पूजा करते हैं। साथ ही साथ जो भजन ये गाते हैं उसमें गांधी जी का हर जगह उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ये थे रांची से आज तक रेडियो संवाददाता सत्यजीत कुमार। और अब आज की चिट्ठी की बारी। चिट्ठियाँ कई मिली हैं हमें ईमेल पर,
यूट्यूब चैनल पर कई कमेंट्स आए हैं, फेसबुक पर आए हैं, लेकिन आज अपन जो फीडबैक शामिल कर रहे हैं वो है गिरिजा शंकर पांडा का। उन्होंने यूट्यूब पर हमें लिखा है, शिकायत की है, अंग्रेज़ी में लिखा है, मैं उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ कि वो अब यूट्यूब पर ही दिन भर सुनने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले वो गूगल पॉडकास्ट पर सुनते थे और वहाँ दिन भर कुछ देर से अपलोड होता है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं यूट्यूब पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह का जो पॉडकास्ट है आज का दिन वो यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन जब तक गूगल पॉडकास्ट पर आता है तब तक मैं ऑफिस पहुँच चुका होता हूँ, और अच्छा होगा अगर गूगल पॉडकास्ट पर आज का दिन सुबह 7 बजे तक अपलोड हो जाए। तो गिरिजा शंकर पांड्या जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये फीडबैक हमें दिया। इन सारे मसलों का हल निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। होता क्या है कि गूगल पॉडकास्ट पर कभी कभी, हर बार नहीं होती है देरी, पर कभी कभी देरी हो जाती है, क्योंकि हम लोग सीधे गूगल पर फाइल्स अपलोड नहीं करते हैं। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें कभी कभी गूगल समय लगा देता है। यूट्यूब पर सुबह आज का दिन करना जाना ये ज़रूर मसला है हमारे लिए, और सुबह टीम में चूँकि कम साथी होते हैं इसलिए अब तक हम ये शुरू नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब आपका ईमेल जो आया है तो हम इसका भी समाधान ज़रूर निकालेंगे। अच्छी बात ये लगी मुझे कि आप जानते हैं कि हम कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। किसी दिन तकनीकी वजह से कोई देरी हुई तो आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें सुन लिया, लेकिन ये हमारे लिए बहाना नहीं होना चाहिए। जो आपके पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें दुरुस्त कराएंगे। सुनते रहिए, और पांड्या जी हमें चिट्ठियाँ लिखते रहिए। किस शहर से आपने लिखा ये हमें नहीं मालूम चल पाया, अगली बार लिखें तो ये भी बताइए। और आप भी अगर चिट्ठी लिखना चाहें तो ईमेल करें radio@aajtak.com पर। आपके हर ईमेल को हम गंभीरता से लेते हैं और उन्हें अपने पॉडकास्ट में शामिल भी करते हैं, क्योंकि आज तक रेडियो हमारा नहीं है, आपका मंच है ये। दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की, और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। नमस्कार।